हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर 15 है। 14 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, जैसा कि एमपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आरएस या फिर यूके पीसीएस। तो इन सब सारे के लिए काफ़ी फायदा होगा इससे, इस टेस्ट को देखने से, या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी कोई वीडियो आए उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों को पता नहीं है कि ये टेस्ट नंबर 1 से और 15 तक कहाँ मिलेगा, वो जो है कि हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का। वहाँ पे जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 15 तक मिल जाएगा सारा टेस्ट। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जो है अपना स्टार्ट करके टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 15 तक देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, बात की जा रही है जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पादप कोशिका में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ये भी सही है और पहला भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कोयला, सोनभद्र, यूरेनियम, झांसी, सिलिका, बालू, इलाहाबाद, बलुआ पत्थर, मिर्जापुर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र में कोयला का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम जो है कि झांसी में नहीं। देखिए, यूरेनियम का जो कुछ भंडार है वो कहाँ पे मिले हैं? तो वो ललितपुर में मिले हैं, झांसी में नहीं मिले हैं। तो ये आपका गलत है। सिलिका बालू इलाहाबाद में और बलुआ पत्थर जो है कि मिर्जापुर में। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये बी वाला नहीं है। ठीक है, तो यूरेनियम कहाँ पे है? तो यूरेनियम के भंडार जो है कि ललितपुर में कुछ पाए गए हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ, ताले, जूते, तंबाकू। देखिए, फिरोजाबाद ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके चूड़ियों के लिए। ताले कहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ताले कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अलीगढ़ के का प्रसिद्ध है। जूता जो है कि आपका कानपुर, आगरा, और तंबाकू जो है कि आपका फर्रुखाबाद। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? सिरका, बेकिंग सोडा, फार्मिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। देखिए, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग करने पे हमें आराम मिलता है? तो वो मिलता है बेकिंग सोडा से। देखिए, जब भी मधुमक्खी डंक मारती है, ठीक है, जिस अंग पे, तो उस अंग पे जो दुर्बल क्षारक हैं उनसे आराम मिलता है। ठीक है, दुर्बल क्षारक से आराम मिलता है। और ये बेकिंग सोडा क्या है? ये दुर्बल क्षारक ही है। इसलिए जो है कि डंक मारे गए अंग पर लगाने पे इससे आराम मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था? 1959, 1985, 1986, 1977। देखिए, जीवी के राव समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है कि आपका किया गया था 1985 में। देखिए, ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो है कि 1985 में डॉक्टर जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। देखिए, इस समिति का गठन जो है ना कि योजना आयोग के सिफारिश पे किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है कि 1986 में सबमिट करी थी। और इसने क्या बताया था कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए, और ग्राम स्तर पे ग्राम सभा होना चाहिए। लेकिन इन सब सारों में जो जिला स्तर पर जिला परिषद था उसको जो है कि सर्वाधिक ये महत्व दिया था। ठीक है, तो अभी जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, बट जीवी के राव समिति ने ये 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम का ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और ये सजेशन दिया था। तो ये दिया था आप 1985 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए।
देखिए कुछ टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है और स्टेट का नाम दिया गया है। कौन से टाइगर रिजर्व किस स्टेट में सिचुएटेड है ये बताना है आपको। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है कि आपका है ये कर्नाटका में, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में। मालघाट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में। नागरहोल कर्नाटक में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मालघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में और मधुमलाई ये तमिलनाडु में। तो ये हो जाएगा आपका 2-1-4-3। 2-1-4-3 कौन सा है? 2-1-4-3 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिजाटिक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए एपिडेमिक क्या होता है? जब कोई संक्रामक रोग ना किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। और अगर एपिडेमिक ही मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि वो संपूर्ण विश्व में विस्तार हो जाए उसका, तो वही हो जाता है क्या? पेंडेमिक हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंडेमिक की तो ये जो है कि कोई एक बीमारी का प्रकोप जो कि लगातार मतलब एक क्षेत्र में मौजूद रहना, विशेष क्षेत्र में मौजूद रहना या सीमित रहना, उसको हम एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया। और आप लोगों को पता है कि पेंडेमिक कोविड-19 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इन्फ्लुएंजा रोग होता है शैवालों से, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से। देखिए इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो ये होता है आपका विषाणु से। देखिए इन्फ्लुएंजा ये श्वसन तंत्र का एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है कि खांसी, जुकाम और हल्के बुखार से होती है। और इन्फ्लुएंजा वायरस शरीर में कहाँ से मतलब ये प्रवेश करता है? नाक, आंख और मुंह से प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये विषाणु के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही है। खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? जीवाणु से, वायरस से, कवक से, माइक्रोप्लाज्मा से। खसरा की बीमारी जो है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये होती है आपका वायरस से। देखिए खसरा मोरबिली वायरस के जिन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रामक से ये होता है। और खसरा को हम मिजल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। खसरा को हम मिजल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है कि बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, आंखें लाल हो जाना, इन सब चीज़ों का मतलब खसरा का ये लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? पोलियो, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक। पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग जो है कि जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। तो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका तपेदिक। जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है कि जीवाणुओं से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, चेचक, मलेरिया, तपेदिक। देखिए जल जनित कौन सा रोग जो है कि इसमें जल जनित रोग है? तो ये है आपका हैजा। ए ऑप्शन आपका सही है। यूएसए की कौन सी महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहते हैं? कपास की पेटी, साग सब्जी पेटी, चारा या दुग्ध पेटी, मक्का पेटी। बात की जा रही है यूएसए की कौन सी वह महत्वपूर्ण कृषि पेटी है जिसको अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका मक्का पेटी को। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यूएसए में मक्के की पेटी जो है ना, मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का तक लगभग 1400 किलोमीटर के करीब में जो है कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में ये फैली हुई है, ठीक है। और विश्व का कुल मक्का उत्पादन का लगभग आधा जो है कि यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि हम इसको अमेरिकन कृषि का हृदय कहते हैं, मक्का की पेटी को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दोआब का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में नदियों का नाम दिया गया है। देखिए दोआब होता क्या है? देखिए दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो देखिए बिस्त दोआब ये कहाँ पे है? अगर हम बात करें बिस्त दोआब की तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं उसको हम बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। बारी दोआब ये कहाँ पे है?
तो ये जो है कि ब्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बारी दोआब कहते हैं। रेचना दोआब ये जो है कि रावी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं। और चाच दोआब जो है कि ये चिनाब एवं झेलम नदी के बीच को बोलते हैं। देखिए बिस्त दोआब ब्यास एवं सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको। बारी दोआब ब्यास एवं रावी नदी के बीच का जो है उसको। रेचना दोआब ये रावी एवं चिनाब नदी के बीच का है। और चाच दोआब जो है कि चिनाब एवं झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं। ये हो जाएगा आपका 3124 सॉरी नहीं 3142 हो जाएगा। ठीक है 3142 आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ खेती का नाम दिया गया है और खेती का जो नामकरण है उसका नाम दिया गया है। फूलों की खेती, फूलों की खेती को हम किस नाम से जानते हैं? तो फूलों की खेती को हम जानते हैं फ्लोरिकल्चर के नाम से। ठीक है फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फसलों की खेती, फसलों की खेती को हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। सब्जियों की खेती को हम किस नाम से जानते हैं? तो ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और फलों की खेती को हम जो है कि पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर एंड फलों की खेती जो है कि पोमोलॉजी। तो ये हो जाएगा 1243 1243 कौन सा है? बी ऑप्शन। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं पालिनी पहाड़ियों पर, इलायची पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। देखिए पूर्वी घाट का पर्वत और पश्चिमी घाट का पर्वत कहाँ पे ये मिलते हैं? तो जहाँ पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ी है? तो वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पे ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत मिलते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए पूर्वी घाट में कितने स्टेट आते हैं और पश्चिमी घाट में कितने स्टेट आते हैं। ठीक है उनका अगर नाम पता होगा तो नाम भी बता दीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में इतना तो बताइएगा ही कि पूर्वी घाट में कितने स्टेट हैं और पश्चिमी घाट में कितने स्टेट हैं। और जिनको पता होगा वो नाम भी बता देंगे। ठीक है टोको का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, अल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में, उपयुक्त सभी में। देखिए कवक, कवक का निर्माण किया जाता है। देखिए ब्रेड बनाने में भी किया जाता है, अल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो कवक का निर्माण जो है कि उपयुक्त सभी में किया जाता है। देखिए कवक का प्रयोग जो है कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है जैसे मान लीजिए एग्रिकस बिस्पोरस ये मशरूम के लिए, मोरसेला का मतलब मोरसेला इसका उपयोग जो है कि सब्जी के लिए, संकेरोमाइसीज सेरिबिस ये ब्रेड और एल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कवक से जो है कि एंजाइम और एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडीज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वचेरिया वैंक्राफ्टाई। फाइलेरिया नामक जो रोग है वो किस जीव के कारण होता है? तो देखिए ये होता है आपका वचेरिया बैंक्रफ्टाई नामक सूत्रकृमि के कारण ये होता है। और इसका जो वाहक होता है वो जो कि क्यूलेक्स नामक मच्छर होता है। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवमूल्यन होता है, इससे निर्यातक देश में मुद्रा अधिकृत होती है, इससे निर्यातक देश में मुद्रा अस्फीति होती है, और इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है। पूछा जा रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है? तो ये जो है कि आपका इससे जो है कि आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है। ये डी ऑप्शन जो है कि ये नहीं है। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अवस्थिति, खंड निर्माण, संरक्षण, संक्षारण, अपघर्षण। पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अवस्थिति, खंड निर्माण, संक्षारण, अपघर्षण। तो कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका डी ऑप्शन अपघर्षण। देखिए शुष्क प्रदेशों में चलने वाली जो पवन
हैं वो रेत और धूल के कणों को साथ लेकर के चलती है और इनकी सहायता से ही अपघर्षण होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि, +5 सम्मेलन। पूछा जा रहा है एजेंडा 21 से संबंधित है कौन सा? तो ये है आपका रियो सम्मेलन। देखिए 1992 की बात है। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व के सारे नेताओं द्वारा एक हस्ताक्षरित जो घोषणा है ये, ठीक है। और ये जो है कि कहाँ पे हुआ था? तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। और ये 800 पेज का एक दस्तावेज है। इसमें जो है कि क्या बताया गया है कि 21वीं जो शताब्दी है इसमें तथा इससे आगे जो पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रों के इसमें अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है एजेंडा 21 में, ठीक है। तो ये है आपका बी, रियो सम्मेलन से संबंधित है। अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर देना था कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स, हिलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, स्केलेरोफाइट्स। जो अधिक सांद्रता वाली मृदा होती है उसमें जो पौधे उगते हैं उनको हम कहते हैं क्या? हेलोफाइट्स, ठीक है। अगर हम बात करें हिलोफाइट्स की तो ये दलदल में उगने वाले पौधे को हम हिलोफाइट्स कहते हैं। और सेमोफाइट्स ये जो है कि बालू में उगने वाले पौधे को कहते हैं। और स्केलेरोफाइट्स जो है कि ये जो है कि कास्तीय झाड़ीदार पौधे को हम स्केलेरोफाइट्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भूमध्य रेखीय, मानसून, गल्फ स्ट्रीम धारा, हिंद महासागर का अस्तित्व। भारत की जो जलवायु है उसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। ये दोनों आईडी है, दोनों को फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे ये हमारा आईडी है स्टडी विद श्री, तो यहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।